जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग स्पर्म के बारे में देखते हैं कि स्पर्म की संरचना कैसी होती है। और ये हम लोग जो बहुत दिनों से गैप हो गया था, मानव जनन हम लोग पढ़ रहे थे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो उसी का ये टॉपिक था कि स्पर्म की संरचना के बारे में पढ़ना है। चलिए आज से कंटिन्यू रहेगा। तो स्पर्म, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे, पिछले वीडियो में भी देखे थे, तो स्पर्म जो होता है जिसको शुक्राणु कहते हैं, यह मेल गैमीट होता है। यानी किसी भी जीव में मेल और फीमेल है तो मेल में होता है स्पर्म और फीमेल में होता है ओवम, जिसे हिंदी में कहते हैं शुक्राणु, और फीमेल में अंडाणु जो होता है उसको ओवम को अंडाणु कहते हैं। जैसे ये मेल है तो इसमें जो स्पर्म होगा इसको हिंदी में क्या कहेंगे, स्पर्म को शुक्राणु, और फीमेल में पाया जाएगा ओवम जिसको कहेंगे अंडाणु। और यही शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से क्या होता है, संतान की उत्पत्ति होती है, चाइल्ड का बर्थ होता है। तो चलिए वो पढ़ेंगे आगे कैसे स्पर्म और ओवम मिलता है। लेकिन उससे पहले हम लोग देखें कि स्पर्म की संरचना कैसी होती है। तो स्पर्म की जब संरचना को समझ जाएंगे तो फिर स्पर्म की क्रियाविधि को समझने में आसानी होगी कि स्पर्म फंक्शन कैसे करता है, स्पर्म ओवम से कैसे मिलता है, फिर कैसे वो प्रतिक्रिया होता है, आगे का क्या जायगोट कैसे निर्माण होता है, ये सब चीज़ आसानी से हम लोग समझ पाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखें कि स्पर्म की संरचना कैसी होती है। तो ये देखिए स्पर्म की संरचना, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्पर्म का 4 भाग होता है। पहला होता है हेड, दूसरा होता है नेक, तीसरा होता है मिडिल पार्ट और चौथा होता है टेल। ये 4 पार्ट है। तो हेड को कहेंगे शीर्ष भाग, जो ऊपर का भाग है हेड, बीच का जो है गर्दन जिसको नेक कहते हैं, और ये जो मिडिल पार्ट है मतलब मध्य भाग है, और कमर से नीचे जो हो गया पूँछ, टेल पार्ट। टेल पार्ट सबसे बड़ा होता है। तो इस तरह से देखें, हेड यहाँ पे हुआ नेक, ये हो गया आपको मिडिल पार्ट, और ये हो गया टेल। तो आई होप इतना तक समझ गए। स्पर्म का कितना पार्ट हुआ, 4, हेड, नेक, मिडिल पार्ट और टेल, मतलब शीर्ष, गर्दन, मध्य भाग और पूँछ, ये 4 भाग होता है। अब हम लोग एक एक कर समझते हैं कि इसकी संरचना कैसी होती है। इस साइड हमने बायां साइड लिखा है इसकी संरचना के बारे में। अब इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसका जो अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट पहले इसको वी शेप होता है और नीचे में डब्ल्यू शेप जो है, ये जो है पार्ट, ये न्यूक्लियस होता है, केंद्रक। हेड में 2 पार्ट होता है और इसके ऊपर एक कैपिंग है, ये जो है कैप मतलब टोपी नुमा संरचना है, तो ये कैप है। तो न्यूक्लियस और इस कैप के बीच में कुछ एंजाइम होता है जिसे कहते हैं एक्रोसोम, हिंदी में इसको अग्रपिंडक कहते हैं, जो गोल्जी बॉडी का बना है, जिसको हमने यहाँ पे लिखा भी है। तो ये न्यूक्लियस है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी कोशिका का जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में उपस्थित होता है, और कुछ को छोड़कर, लेकिन मतलब मैक्सिमम में जो है कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होता है केंद्रक, उसी में डीएनए मौजूद होता है। और उस न्यूक्लियस में जो है ये जेनेटिक मटेरियल है। कहने का मतलब है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जो जीनों का ट्रांसफ़र होता है, गुणसूत्रों का जो स्थानांतरण होता है, वो इसी डीएनए के द्वारा होता है जो इस केंद्रक में मौजूद है। तो हम लोग स्पर्म की संरचना को देखें तो ये क्या है कि जैसे यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के ऊपर क्या है, ये टोपी है। ये हुआ न्यूक्लियस, ये हुआ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के ऊपर में कैप हो गया। तो ये आप समझ गए कि हेड में कितना पार्ट हुआ, एक न्यूक्लियस और दूसरा कैप। अब देखिए दोनों लिक्विड से भरा हुआ है, और इसके बाहर का जो लेयर है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसको प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ठीक है। अब देखिए ये जो, पहले कैप को ही देख लें। तो ये कैप और न्यूक्लियस के बीच जो खाली जगह, ये कैप है और ये न्यूक्लियस, इसके बीच जो खाली जगह, इसको कहते हैं परफोरेटोरियम किसको कहते हैं, स्पेस बिटवीन एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो केंद्रक है और यहाँ पे जो एक्रोसोम है, इसके बीच में जो खाली जगह है उसी को क्या कहते हैं, परफोरेटोरियम। ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछता है, चाहे वो कंपटीशन का एग्ज़ाम हो या कई बोर्ड के एग्ज़ाम हो, वहाँ भी ये अक्सर पूछ दिया जाता है कि परफोरेटोरियम क्या है। तो ये होता है केंद्रक और यहाँ पे जो एक्रोसोम है कैप के अंदर, उसके बीच में जो खाली जगह यहाँ पर है उसी को क्या कहते हैं, परफोरेटोरियम। अब देखिए ये कैप के अंदर क्या है कि वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा होता है, और उस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का नाम है हाई एलुरोनिडेज। यहाँ पे हमने लिखा है हाई एलुरोनिडेज एंजाइम होता है, लाइसिन एंजाइम होता है, और यह अम्लीय स्वभाव का होता है, एसिडिक स्वभाव का होता है। अब सोचिए कि जैसे यहाँ पर एक अंडाणु है
और यहाँ पे शुक्राणु है। ये ऐसे हम आगे चल के फिर डिटेल में पढ़ेंगे ही, लेकिन समझने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या है कि अंडाणु है, मतलब ओवम है, ये फीमेल का पार्ट है, और ये स्पर्म है, मेल का पार्ट है। अब देखिए स्पर्म जाएगा फीमेल के पास, ओवम के पास जाएगा। तो जब ओवम के पास जाएगा तो अंडाणु के अंदर स्पर्म घुसेगा कैसे? क्योंकि ये जो स्पर्म का न्यूक्लियस है और ओवम का न्यूक्लियस है, दोनों आपस में मिलेगा। जब दोनों आपस में मिलेगा तभी तो फिर जाइगोट का निर्माण होगा और तभी जाकर बच्चा पैदा होगा, बच्चा बनेगा। तो आखिर ये जो न्यूक्लियस मिलता कैसे है? तो इसको, ये तो ओवम का दीवार तो मोटा है, वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो उस लेयर को तोड़ेगा कौन? तो उसको तोड़ने के लिए आप सोचिए कि स्पर्म है वो अपने माथा पर ऐसे टोपी नुमा संरचना पहन लिया, उसमें सोचिए कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का एक बैलून उसमें बांध लिया। सोचिए कि मानव बम की तरह, जैसे मानव बम है, मानव अपने शरीर में बम को बांध ले और कहीं पर जाकर विस्फोट कर दे, जस्ट लाइक उसी तरह से क्या है कि स्पर्म है और अपने माथे पर ऐसे टोपी नुमा संरचना है, और ये नुकीला होता है। जैसे ये नुकीला है उसी ढंग से नुकीला होता है, क्योंकि नुकीला रहेगा तभी तो उसको छेद करने में आसानी होगा। यहाँ नुकीला पार्ट होता है तभी इसको छेद कर पाएगा। जैसे मान लिया जाए कि ये दीवार है और इस दीवार में हमको छेद करना है गिरमिट से, तो क्या करते हैं, गिरमिट का जो आगे भाग होता है नुकीला होता है, तभी जाकर उसको तेज़ी से घुमाएंगे तो वो अंदर घुसेगा। लेकिन अगर आगे का भाग अगर पॉइंटेड नहीं रहेगा, नुकीला नहीं रहेगा, तो फिर अंदर घुसने में कठिनाई होगी। तो इसलिए क्या है कि ये आगे का भाग नुकीला होता है, जिसके कारण ये अंदर घुस जाएगा। और जब इस ओवम की दीवार को तोड़ेगा तो इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए, अम्लीय एंजाइम चाहिए, जो इसमें बंद होता है, और इसका नाम है हाइलुरोनिडेज एंजाइम, लाइसिन एंजाइम, जो गोल्जी बॉडी का बना हुआ है। यहाँ तक समझ गए आप लोग? अब देखिए ये केंद्रक है, ये केंद्रक जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, इसमें डीएनए होते हैं वो हैप्लॉइड है। ये न्यूक्लियस कैसा है? हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, मतलब एन है, और इसमें डीएनए और क्षारीय प्रोटीन मौजूद होता है। इसमें डीएनए भी है और इसके साथ क्या है? क्षारीय प्रोटीन, मतलब बेसिक प्रोटीन भी मौजूद है। इसके बाद देखिए ये जो नेक रीजन है, नेक रीजन में दो तरह का सेंट्रियोल पाया जाता है। एक ऊपर की ओर है, जैसे एक यहाँ पर है, और एक उसके जस्ट नीचे है। जो ऊपर का सेंट्रियोल है उसको प्रोक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं, जो नीचे का सेंट्रियोल है उसको एक्सियल सेंट्रियोल कहते हैं। नेक रीजन में, नेक रीजन के बाद जो ये जो भाग है, ये भाग आता है, ये लंबा भाग है, इसको कहते हैं मिडिल पार्ट। अब मिडिल पार्ट में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एटीपी प्रोवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी, इसको एनर्जी का फैक्ट्री भी कहते हैं, और एनर्जी किस रूप में रहता है? एटीपी के रूप में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में रहता है। तो जैसे मेल का स्पर्म फीमेल के योनि में प्रवेश किया, तो फीमेल के योनि से लेकर फैलोपियन ट्यूब तक जाने में, मतलब फीमेल का योनि से लेकर फैलोपियन ट्यूब तक जाने में जो उसको एनर्जी लगेगा, ऊर्जा चाहिए, ताकत चाहिए, वो ताकत कौन देगा? ये माइटोकॉन्ड्रिया देगा। ये जस्ट लाइक थर्मल पावर है, एनर्जी सप्लाई करता है, एटीपी का निर्माण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया है। जिसको एक वैज्ञानिक थे नेवरकर्न, इन्होंने ही इसका खोज किया था, इसलिए इसको नेवरकर्न भी कहा जाता है इसमें। और ये स्पाइरल शेप का होता है, कहने का मतलब ऐसे स्पाइरल शेप का फीतानुमा संरचना होता है, मुड़ा मुड़ा, और ये 15 से 20 की संख्या में होता है। यहाँ तक समझ गए? अब इसके बाद देखिए इसका जो मध्य भाग है, मध्य भाग के नीचे में दो तरह का फिर सेंट्रियोल है, जिसको कहते हैं रिंग सेंट्रियोल, या इसका नाम एनुलस रिंग है या जेनसन्स रिंग है। जेनसन्स क्या थे? वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही इसका खोज किया था, इसलिए इसका नाम जेनसन्स रिंग पड़ा। तो कुल मिलाकर हम लोग देखें तो कितना तरह का हुआ सेंट्रियोल? 3 तरह का। 2 तरह का यहाँ पर है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, एक्सियल सेंट्रियोल, और यहाँ पर है रिंग सेंट्रियोल। अब इसके जो नीचे का भाग है स्पर्म का, नीचे का भाग पूंछ होता है, और पूंछ जो होता है टेढ़ा मेढ़ा होता है, क्योंकि स्पर्म जब चलेगा तो स्पर्म तैरते हुए चलेगा। स्पर्म के पास पैर हाथ तो नहीं है कि वेजाइना के अंदर से वो फैलोपियन ट्यूब तक फीमेल की गर्भाशय को पार करते हुए पहुँच जाए। जब अंदर में जब स्पर्म चलेगा तो उसको चलने के लिए, उसको मूवमेंट के लिए, गति देने के लिए उसमें क्या होता है? नीचे में पूंछ होता है, और पूंछ का बहुत लंबा होता है, जो ऐसे ऐसे चलता है। अगर आप बचपन में देखे होंगे, जब बरसात, अभी जैसे बरसात का सीज़न है, बरसात के टाइम में देखते होंगे कि पानी में मेढक का छोटा छोटा बच्चा रहता होगा, एकदम छोटा छोटा टेडपोल लार्वा जो रहेगा, तो वो देखिएगा छोटा छोटा बच्चा रहेगा, उसमें पूंछ रहता है, और पूंछ के सहारे ऐसे ऐसे तैरता है, बहुत देखने में सुंदर लगता है। तो पूंछ के सहारे ऐसे ऐसे तैरता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है? उसमें भी पैर डेवलप होता है। तो उसी ढंग से ये जो स्पर्म है, स्पर्म में भी पूंछ होता है, और इसी पूंछ के कारण स्पर्म का पूंछ है। अगर स्पर्म में पूंछ ना रहो तो उसका कोई पूंछ नहीं है, मतलब वो डेड स्पर्म हो जाएगा। जब तक इसमें स्पर्म में पूंछ है तभी तो वो तैर कर जा सकेगा। ठीक है,
और इसका ये स्पर्म का एंड पीस हुआ और इसके अंदर फिलामेंट पाए जाते हैं, एकदम पतली धागे नुमा संरचना पाई जाती है जिसको एक्जियल फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा भी 2-3 चीज़ इसमें है जिसको समझने की ज़रूरत है। एक होता है गिलिया कैप्टिस। ये गिलिया कैप्टिस क्या है कि ये जो कैप रीजन है, कैप रीजन में अंदर से एक लेयर टाइप का संरचना होता है, एक लेयर होता है जो पूरा कैप को घेरता है और हाफ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, आधा न्यूक्लियस को भी ये घेरता है ऊपर से। तो ये जो हम रेड कलर से बना है इसी को कहते हैं गिलिया कैप्टिस। उसके बाद एक होता है मैनचिटिस लेयर। ये मैनचिटी लेयर क्या है, ये जो मिडिल पार्ट है, ये नेक रीजन है और मिडिल पार्ट है, ये सब जो है इसको बाहर से घेरता है, एक संरचना से ये घिरा होता है जिसको कहते हैं मैनचिटी लेयर। और परफोरेटोरियम तो बता ही दिए कि ये जो न्यूक्लियस है और कैप रीजन है दोनों के बीच का जो खाली जगह है उसी को कहते हैं परफोरेटोरियम। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि स्पर्म कैसा होता है, स्पर्म की संरचना कैसी होती है, इसको हम लोग समझे और उसका नामांकित चित्र को देखें कि उसमें कहाँ कहाँ कौन सा पार्ट है, ताकि आसानी से हम लोग सब बात समझ सकें। आगे जब हम स्पर्म की क्रिया विधि को समझेंगे, स्पर्म कैसे ओवम तक जाता है, कैसे ये काम करता है, तो ये जो पार्ट है सबका समझने में आसानी होगा। चलिए एक बार फिर से इसको दोहराते हैं ताकि सारी बात समझ में आ जाए। अब सोचिए स्पर्म है, जस्ट लगता है रॉकेट की तरह, अगर इसको देखिए तो लगता है जैसे रॉकेट लॉन्च होने वाला है। तो सोचिए कि इसका ब्रेन, पूरे स्पर्म का ब्रेन कहाँ पर है, केंद्रक में, जहाँ पर डीएनए है। अब ये डीएनए ही टोटल जेनेटिक चीज़ का जितना अनुवांशिक गुण है, अनुवांशिक गुण को सब उसमें कोडिंग किया हुआ है। टोटल जस्ट लाइक समझिए सॉफ्टवेयर है, ये टोटल कोडिंग किया हुआ है। अगर मेल, जैसे हम अगर अपने बारे में सोचें तो मेरा नाक कैसा है, आँख का कलर कैसा है, दोनों भौं कैसा है, ललाट कैसा है, बाल कैसा है, कान कैसा है, ओठ कैसा है, मुंह का आकार कैसा है, कलर कैसा है, गर्दन कैसा है, हाथ कैसा है, हाथ की मोटाई, मतलब जितना मेरा फिजिकल कैरेक्टर आप देख रहे हैं। और उसके बाद और भी जो बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो सारा जो ये गुण है, सारे जो लक्षण है, उसका जो कोडिंग किया हुआ जीन का, वो कहाँ पर है, इस डीएनए में है। और वो डीएनए यहाँ पर सुरक्षित है, कहाँ पर, केंद्रक में, जो हेड रीजन में। हेड रीजन में 2 चीज़ पाया गया। स्पर्म के हेड में क्या पाया जाएगा, एक न्यूक्लियस और दूसरा पाया गया आपको एक्रोसोम, ये दोनों पाया जाएगा। और इस एक्रोसोम जो होता है ये इसमें गोल्जी बॉडी का बना होता है जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, जैसे हाइलुरोनिडेज हुआ, लाइसिन हुआ, जो अम्लीय स्वभाव का होता है। चूँकि ये ओवम की दीवार को तोड़ना है तो इसलिए वहाँ पर एसिड की ज़रूरत पड़ती है। ये समझ गए। उसके बाद ये नेक रीजन है। नेक रीजन में क्या होता है, 2 तरह का सेंट्रियोल होता है, जैसे एक प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है, दूसरा एक्जियल सेंट्रियोल है। ऊपर वाला प्रोक्सिमल, नीचे वाला हुआ, जैसे ऊपर वाला है वो हो गया प्रोक्सिमल और नीचे वाला जो सेंट्रियोल है, ये नीचे वाला 2 नंबर का, वो हो गया एक्जियल। ठीक है। उसके बाद जो ये मध्य पार्ट है, ये जो 1, 2 और ये तीसरा पार्ट जो है स्पर्म का जो बीच का भाग है, उसमें स्पाइरल, सोचिए कि फीता नुमा संरचना, ऐसे स्पाइरल नुमा संरचना पाया जाता है, जिसको कहते हैं नेवर कर्न। चूँकि नेवर कर्न नहीं खोजा था, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो एटीपी प्रोवाइड करता है, एनर्जी सप्लाई करता है, ताकि स्पर्म आसानी से वो मूव कर सके, आसानी से वो चल सके, फीमेल के वेजाइना के अंदर जा सके। तो उसके लिए एनर्जी है, बिना एनर्जी का तो कोई काम होगा नहीं। सबको एनर्जी चाहिए, काम करने के लिए तो ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा का सप्लाई स्पर्म में कहाँ से होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। और फिर ये जो टेल रीजन है, टेल रीजन, ये जो इंड होता है, मिडिल पार्ट का इंड होता है, वहाँ पर पाया जाता है रिंग सेंट्रियोल, जिसको जेनसन्स रिंग या एनुलस रिंग कहते हैं। यहाँ पे हमने स्पेलिंग भी लिख दिया है। और ये 2 होता है, और यहाँ से निकलता फिलामेंट, एक्जियल फिलामेंट, और इसको घेरे रहता है, जिसको टेल सीथ भी कहते हैं। और यहाँ पर है बाद अंत में इंड पीस। इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि एक बार देखिए सबका काम देखिए। अच्छा, मेंचाइटी क्या हुआ, मिडिल पार्ट और नेक रीजन का जो बाहर का जो ये लेयर है उसको मेंचाइटी लेयर कहेंगे। और परफोटेरियम क्या हुआ, परफोटेरियम हुआ यहाँ जो बीच का भाग है, कैप रीजन और न्यूक्लियस, कैप रीजन और न्यूक्लियस के बीच जो खाली जगह होता है उसको कहते हैं ये परफोटेरियम। और गिलिया कैप्टिस हुआ जो ऊपर से जो लेयर है यहाँ पर कैप रीजन को घेरे हुए रेड कलर से जो हम बनाए हैं, और यह आधा पार्ट जो है इसका केंद्रक का घेरता है। इस तरह से हम लोग देख लिए। अब देखिए एक एक पार्ट का काम फिर से देख लीजिए। ऊपर का भाग, एक बार फिर से देखिए, ऊपर का भाग,
ऊपर में क्या है, चूँकि अब ओवम में घुसना है तो ऊपर का जो भाग है वो पहले अंडाणु को छेदेगा। ये अंडाणु है इसमें क्या करेगा, होल करेगा, गिरमिट की तरह से घूम घूम के क्या करेगा, छेदेगा। छेदने के लिए, उसमें छेदा बनाने के लिए, होल बनाने के लिए उसको क्या चाहिए, एसिड चाहिए। उसकी दीवार को तोड़ने के लिए अम्ल चाहिए, जो हाइड्रोडेज यहाँ पर है, लाइसिन है, ये सब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। उसके बाद न्यूक्लियस चाहिए, जो हैप्लॉइड होता है वो न्यूक्लियस चाहिए, जो मेल और फीमेल दोनों गैमेट आपस में मिलेगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियस है, बेसिक प्रोटीन भी है। उसके बाद यहाँ स्पर्म को जाने के लिए ऊर्जा चाहिए। स्पर्म को जाने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा कौन दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है, ठीक है। और ये जो स्पर्म चलेगा तो चलने के लिए उसको तो चाहिए गाड़ी घोड़ा, कुछ तो चाहिए। तो इसको वो सब तो है नहीं, पैर हाथ तो है नहीं, तो उसको पूँछ है। ये पूँछे के बदौलत ये क्या ऐसे 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 तैरते हुए पहुँचता है, जो यहाँ पर पूँछ है। क्योंकि जब लोग हम स्पर्म काउंट बताएंगे या स्पर्म की संख्या कितनी होनी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, एक स्वस्थ व्यक्ति में स्पर्म का काउंट क्या होना चाहिए, वो सब जब बताएंगे तब आपको और अच्छा समझ में आएगा कि इस टेल का क्या मतलब होता है। पूछ के बिना हम लोग का पूछ नहीं है, ये पूछ होना ज़रूरी है। तो आई होप आप ये चारों पार्ट को समझ गए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे और एक एक पार्ट को आप समझेंगे। जहाँ भी दिक्कत होगा आप वीडियो को रिप्ले करके देखेंगे। और फिर भी अगर किसी ढंग का प्रॉब्लम होगा कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कोई भी अगर किसी भी तरह की समस्या हो या कोई भी सवाल हो या आप इसमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप निसंकोच लिखें, ताकि हम भी अपने में सुधार ला सकें और आपके लिए बेहतर सेवा प्रदान कर सकें। तो आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आ चुकी होगी और आप लोगों ने इतने देर से वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। इन्हीं सब बातों के साथ धन्यवाद। आगे फिर हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो लेकर आएंगे। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।